अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में 2003 में एक बड़ा अहम मोड़ आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब ने वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद उन्होंने पूरी टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी। जो नई मैनेजमेंट वो लेके आया उसमें राशिद लतीफ़ कप्तान थे, जावेद मियां हेड कोच थे, आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर थे और मैनेजर हारून रशीद थे। और ये तकरीबन एक साल साथ रहे ये लोग। और इनका जो दौर था एक साल का, ये इसमें बड़ी मतलब जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट तारीख का एक बड़ा अहम मतलब जो है वो वक्त था। और हारून रशीद जो मैनेजर थे, उनसे मैंने बात की इसके ऊपर कि ये कैसा दौर था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने में आई उस वक्त। तो हारून रशीद ने अपने ज़बानी अपना देखा हाल मेरे साथ शेयर किया कि कैसा था टू मैनेज दिस थ्री पीपल। प्लस फिर हारून रशीद, आपको पता है कि हारून रशीद एक साबिक हमारे जो टेस्ट बैट्समैन है, जो कि चीफ सेलेक्टर भी रहे, हेड कोच भी रहे पाकिस्तान सीनियर जूनियर टीम्स के, प्लस वो डायरेक्टर भी रहे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लाहौर में। ये वो मतलब हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में सेलेक्टर्स के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं होता, बड़ा प्रेशर होता है कि हमारे लड़कों को सेलेक्ट कर लो, इस लड़कों को सेलेक्ट कर लो, खास करके एट दी मतलब डोमेस्टिक लेवल। तो हारून भाई जब चीफ सेलेक्टर थे एट दी डोमेस्टिक लेवल, तो उन पे एक मतलब क्योंकि उन्होंने एक लड़के को सेलेक्ट नहीं किया था, तो उन पे बाकायदा यानी कि उनको मारने की भी अटेम्प्ट की गई, उन पे फायरिंग भी की गई। तो वो भी, उस पर भी मैंने उनसे बात की। तो बहरहाल मैंने कल पहला पार्ट रिलीज़ किया था जो मैंने इंटरव्यू किया हारून रशीद का। तो आज ये एक और पार्ट है उसका। तो इफ़ यू एंजॉय इट, लीव योर कमेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। तो वीडियो देखिए। जनरल तौकीर ज़िया ने जब 2003 वर्ल्ड कप के बाद टीम मैनेजमेंट बदली थी, तो आपको मैनेजर बनाया था, जावेद भाई को हेड कोच बनाया था, आमिर सोहेल को चीफ सेलेक्टर बनाया था, राशिद को कप्तान बनाया था। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पेयरिंग एवर इन पाकिस्तान क्रिकेट एज अ मैनेजमेंट वाइज। लेकिन क्योंकि हमने उस जमाने बहुत टूर साथ किए, तो मुझे याद है कि राशिद और जावेद भाई वगैरह का बड़ा चलता रहता था, आमिर सोहेल का कुछ ना कुछ, एंड यू हैड टू प्ले द रोल ऑफ ट्रबल शूटर। बिल्कुल, मेरा बहुत ही मुश्किल किस्म का रोल था। आपको पता है कि आप तीनों की पर्सनैलिटीज को जानते हैं। आमिर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राशिद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मियादाद को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको हैंडल करना आपको होता है, और बीच में मैं जो था वो किस तरीके से हैंडल करता था वो मैं ही जानता हूँ। आई थिंक अगर मैं उनके साथ ना होता तो शायद ये जितना अरसा ही गुजार गए अपने साथ, वो भी ना गुजरता। हाँ, सही कह रहे थे। क्योंकि मुझे याद है कि वो शारजाह में हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो वहां पर पता नहीं जावेद भाई ने मुझे बुला के साइड पे कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कह रहे हैं यार वो तू इसको समझा दे राशिद को कि ये बहुत वो कर रहा है, बदमाशियां कर रहा है, और अगर ये नहीं सुनेगा बात मेरी तो मैं मोइन, अगर मैं इसको ला सकता हूँ तो मैं मोइन को भी ला सकता हूँ टीम में। अच्छा, मेरी तो राशिद से बात की थी, मेरी हट गई। मैंने कहा जावेद भाई ये क्या आप बात कर रहे हैं, आप मोइन को ले आएंगे, कैसे आप लेके आएंगे? बहरहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तो उसके फिर मैंने राशिद से पूछा, मैंने कहा यार मसला क्या है, क्यों तुम मतलब लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो जावेद भाई के साथ और सब क्या? मैंने कहा हारून भाई भी मतलब कह रहे थे कि, तो कहने लगा यार ये जो है ना अपना जावेद भाई कह रहे कि उसको फैसल इकबाल को खिलाओ, और उसकी जगह भी बन नहीं रही। अरे मैंने कहा खिला दो यार, मतलब वो टीम में तो है ना, क्या मसला क्या है? तो उसके बाद फिर आई थिंक एक दो मैच खिलाया उसने फैसल को, फैसल ने परफॉर्म भी किया। लेकिन इवन व्हेन वी वेंट टू मुल्तान फॉर दैट बांग्लादेश सीरीज, उसमें भी आमिर सोहेल इनका झगड़ा हो गया था, राशिद का झगड़ा हो गया था टीम सिलेक्शन में। बड़ा अजीब सा इशू हुआ था। उसमें हुआ ये कि एक मीटिंग कॉल कर ली गई एक कमरे में। होता है कि नॉर्मली जब आप किसी मीटिंग्स करते हैं ना, तो एक अच्छे प्रॉपर रूम को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके आप करते हैं। तो अब वो जब अच्छा उस वक्त वो इंसिडेंट भी हो चुका हुआ था, आपको पता ही है, राशिद लतीफ का वो जो कैच वाला एक जो कंट्रोवर्सी, वो जो बांग्लादेश के खिलाफ जो कैच छोड़ा था, बांग्लादेश के खिलाफ जो वो मुल्तान में ही तो हुआ था वो। तो वो भी साथ साथ चल रहा था। तो राशिद वाज वेरी अपसेट कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। वो मैच हियरिंग भी होनी थी, वो माइक प्रॉक्टर जो था वो मैच रेफरी था, पर हमने बड़ी, और उस पर हुआ ये कि वो जो इंसिडेंट भी जो रिपोर्ट हुआ ना, वो एक दिन के बाद हुआ। यानी जिसने किया था बांग्लादेश के मैनेजर ने किया था, बांग्लादेश के मैनेजर ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जलाल नाम था उसका शायद, वो किया। तो वो जब वो मीटिंग कॉल हो गई, तो एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पर आमिर भी आ गया, मैं भी था वहां पर, सलीम यूसुफ भी उसमें थे, जावेद भी था, राशिद भी वहां था। तो टाइम हो गया था नमाज का, जोर की, तो राशिद जो है वो नमाज पढ़ रहा था। तो मतलब ऐसे ही उसने मतलब टीम बतानी शुरू कर दी, राशिद नमाज पढ़ रहा था।
अच्छा। तो टीम में जब वो हुआ तो राशिद ने जैसे ही मतलब नमाज पढ़ के वो कहने लगा यार आप लोगों ने पहले से ही मतलब वो शुरू कर दी, जब मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाते, ये कर लेते। उस टीम में प्रॉब्ली यूनुस खान नहीं था, हाँ, यस यस, उन्होंने यूनुस खान को ड्रॉप कर दिया था, जिसपे हाँ राशिद कहेगा आपने कप्तान की आपने कॉन्सेंट नहीं ली और आपने किसी को ड्रॉप कर दिया तो ही वाज वेरी, उसने कहा कि नहीं मैं तो इस टीम को नहीं मानता, तो देन ही वेंट आउट। और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ही वो डिसीजन भी आ गया उसके मैच बैन का। हाँ, तो पांच सिलसिले मैच जो है वो खराब ही होते चले गए, लेकिन वो इतना अच्छा इंसिडेंट नहीं था। आई थिंक वो अवॉइड हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली सारी एक्सट्रीम उसमें पर्सनैलिटीज। मसला ये था ना हारून भाई कि वो बिकॉज आमिर सुहेल वाज प्रीटी क्लोज टू तौकीर जिया साहब, तो जी। वो ज्यादा अपना वो भी अपना पावर दिखाना चाहता था कि जी मैं, हालांकि राशिद और आमिर तो बहुत साथ खेले और साथ रहे, लेकिन और उस सीरीज में you could see there were differences between them. yes, और दोनों ने मैच फिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक दूसरे को मतलब हाँ, सपोर्ट हाँ, किया हुआ हाँ, था। लेकिन जावेद भाई जो हेड कोच थे, यार एक तो ये हाँ निपटा दिए, मैं बाद में कट कर दूंगा इसमें एडिटिंग में। जावेद भाई तो वो हाउ डिड यू फाइंड जावेद भाई एज अ हेड कोच? मतलब देखिए, आई थिंक जितना एक्सपीरियंस जिसको मैं कहूँ कि क्रिकेट की समझ जो सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि जावेद वाज द क्रिकेट जीनियस, इसमें तो किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है। सुपर कंप्यूटर, हाँ यस यस, हमने तो उसका नाम ही सुपर 5 रखा हुआ था। मैंने और सभी बैडमिंटन का नाम, उस जमाने में तो सुपर 5 नहीं आया, P5 नहीं आया हुआ था ना, क्योंकि वो इतनी दूर दूर तक की चीजें वो लेकर आते थे। लेकिन जो इशू था, मैं फील करता हूँ कि जो हमारी कोचिंग में जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे लोकल प्लेयर्स के साथ है ना, वो ये है कि ये लोग अपने पास्ट इरा में घूमते रहते हैं। यू नो द थिंग इज, जब आप कोच बनते हैं ना, तो इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेयर इनटू अ मैनेजर बेसिकली। तो होता यह है कि फिर आपका जो पास्ट जो भी आपने क्रिकेट में जो किया हुआ है ना, वो तो फिर आपको अपने साइड पे रखना पड़ता है, वो हैट आपको उतार के आना पड़ता है। हाँ, सो करेक्ट, जो आपके सामने स्टार्स बने हुए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये आर दी करंट फिगर्स जिन्होंने आगे लेके टीम को चलना है, तो उनका जो भी अंदाज है, जो कुछ भी है, आपने उसको सिर्फ मैनेज करना है, फाइन ट्यून करना है बेसिकली। मैंने ज्यादातर देखा है कि हमारे बहुत सारे जो लोकल कोचेज है ना, वो अपने जमाने की बातें करते रहते हैं। मैं ऐसे खेलता था, मैं ऐसे खेलता था, इसको यूं करना चाहिए, उसको यूं करना चाहिए। सो वो प्रॉब्ली जो आजकल की जो मॉडर्न एरा की क्रिकेट है, उसमें जो क्रिकेटर्स हैं वो उसको हजम नहीं होते। इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर जितने भी फॉरेन कोचेज आते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, प्लेयर्स उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं जितने भी फॉरेन कोचेज आते हैं। इसलिए कि वो आपको पता मेथोडिकल होते हैं, वो कोई अपनी तो चीजों को बताते नहीं, वो उसको सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। उनके पास सारी लैपटॉप में उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेटजी हमने कैसे बनानी है। सो वो एज ए कोर ग्रुप बना के उसको साथ लेके, वेयरएज हमारे यहाँ ये है कि नहीं, मैंने जो कह दिया वो कर दो ना। ये वाला जो एलिमेंट है ना, प्रॉब्ली वो अब वो दौर खत्म हो गया कि जी मैं ये करता था तो मैं ये करता था। अब जितने भी हमारे लोकल यानी जो करंट हमारे क्रिकेटर्स आएंगे, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, इनको चाहिए कि अपने इस फॉल्ट उतार के आए। अगर उन्होंने करनी है तो आप समझ लेंगे, आप कोचिंग की एबीसी सीखना शुरू करें, और उसके बाद आपको मुझे फोन आता है कि जी आपने लड़के को सिलेक्ट नहीं किया तो आप कल ग्राउंड में ना आइएगा। अरे मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। उस जमाने अब्बासी साहब जो थे वो हमारे हेड थे यानी पीसीबी के, वो कराची में, आपको याद है कि उनका कैंप ऑफिस जो था वो कराची में होता था। तो जी 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 जी। तो हम लोग, मैं अपना वो कैंप का पहला दिन था, मैं कैंप में खत्म करके, उस जमाने में आपको याद होगा कि वो जिमखाना की एक बिल्डिंग भी छोटी सी बनी हुई थी। हाँ तो हाँ 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 हाँ, यहाँ पर वो एक हमारा जो केटरर था इब्राहिम के नाम से, वो खाना वाना वहां बनाता था हमारे लिए। तो वहां से गेट था, वहां मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी। तो जब मैं सबको फारिग करके मैं निकल रहा था, तो ऐसे ही मैंने देखा उस जिमखाना की बिल्डिंग में 2 लड़के खड़े हुए थे। मैंने कहा ये ले अपने किसी प्लेयर व्लेयर के साथ आए होंगे, उसको लेने आए हुए होंगे। तो मैं बाहर निकल गया। और बाहर निकल के जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो इब्राहिम ने एकदम से चीखा, वो वहां बर्तन धो रहा था अपने, या कुछ कर रहा था। अरुण भाई आप पे वो लोग फायर कर रहे हैं। तो मैं एकदम से डक कर गया ड्राइविंग सीट पे। हाँ, तो वो मेरा ख्याल वो एमेचर से थे, उन्होंने एवं ही मतलब उनका बाकायदा मैंने देखा कुछ हाथ भी उनका कांप रहा था, मोटरसाइकिल पे थे वो बिल्कुल वो स्टेडियम के गेट पे थे, और मैं अपनी ये स्टेडियम के अंदर वाले गेट पे था। सो डिस्टेंस था कोई अबाउट
30 यार्ड्स का, 25 to 30 यार्ड्स का डिस्टेंस था, इतनी ओ, दूर अच्छा से अच्छा अच्छा वो अच्छा। एम किया, लेकिन वो जो है ना इधर उधर हो गई, वो पता नहीं कहाँ जाके लगी कहाँ नहीं, लेकिन उसके बाद एकदम वो भाग गए। उसके बाद वो क्योंकि वो डर गए कुछ मतलब पकड़े जाएंगे या कुछ होगा, तो मैं आई वाज स्टन्ड, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उसके बाद उसी वक्त मैं वापस घूमता हुआ मैं ना पीसीबी के ऑफिस में चला गया। अब बाजी साहब को हम्म फिर ये मैंने पूरा किस्सा बताया, मैंने कहा भाई साहब ये हुआ है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसने कहा नो डोंट, आपको पता है बॉस की तो डोंट वरी यार, आई टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, तो वो उन्होंने वो देख लिया, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली मैंने अपने रिसोर्सेज से जब सारी चीजें पता करवाई, तो वो यही था कि वो शायद उस लड़के के लिए वो कुछ चाह रहे थे कि वो टीम में होना उसका जरूरी चाहते थे वो, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो मेरिट पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो नहीं आया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, और उसके बाद फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं, वो फिर लड़के मुझे नजर नहीं आए दोबारा। हम्म। ये जो किस्सा है ना हारून भाई जो बता रहे हैं कि दिस वाज इन दोज डेज कराची में, पाकिस्तान में खास करके ये बड़े किस्से होते थे कि लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था सेलेक्टर्स वगैरह के ऊपर, और उस ज़माने में सेलेक्टर होना भी एक अज़ाब ही होता था। लेकिन हारून भाई ने जो मतलब बात की कि उन्होंने मतलब कहा कि मैं उस पे लूँगा, मेरिट पे ही लूँगा लड़के, आई कैन वॉच फॉर दैट, क्योंकि हारून भाई एक वक्त में अंडर 19 टीम सेलेक्ट कर रहा था, शायद अंडर 19 पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ इन्होंने जाना भी था। तो एक लड़का था उसमें, और अच्छा लड़का था वो, एक बुरा नहीं लड़का नहीं था। तो मेरे घर पे हारून भाई, आपको तो पता ही है, उस बंदे का फादर आया सुबह सुबह मेरे घर पे तकरीबन कोई 10 बजे। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आप तो कह रहे हैं मैं फला फला हूँ, मैंने कहा मैं आपको जानता हूँ। तो वो आके बैठे, तो उन्होंने कहा कि यार ये चाबी आप लें। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगा आपकी बैल्कनी है। मैंने कहा हाँ। तो मैं बैल्कनी में गया तो नीचे एक नई वो अपना ग्रीन रंग की अल्टो खड़ी हुई थी। तो कहने लगे यार ये बस मेरे बच्चे को आप, मैंने सुना है कि आपकी हारून भाई से बहुत चाहिए, तो हारून भाई से कह के मेरे बच्चे को सेलेक्ट करवा दे। वेस्ट इंडीज का टूर था शायद मेरे ख्याल से, वेस्ट जी इंडीज के जी। टूर के लिए, तो ये गाड़ी आपकी। अरे मैंने कहा भाई कि इस चक्करों में फंसा रहे हो मुझे, हारून भाई नहीं मानी है मुझे, मैं जानता हूँ हारून भाई को अच्छी तरह से। तो मतलब उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट में यही सारी चीजें होती थी।